स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 3 टूडेज टाइटल अनस्टॉपेबल। कृपया छोड़ दे। वेंटर वाणी के होंठ कटिए थे, केवल उसके दांत ही गर्मी से बच पाए। उसका काला कंकाल जैसा मुंह काफी दयनीय लग रहा था। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं? आदर्श ने वाणी की ओर देखा, जो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। हाँ, 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 वाणी ने पूरी ताकत से उत्तर दिया। वो मरना नहीं चाहता था, वो सचमुच जीना चाहता था। वो एक सुपर मैजिशियन था, इंसानों के बीच एक ड्रैगन। उसे अभी भी दूसरों से अंतहीन विलासिता और सम्मान का आनंद लेना बाकी था। वह जानता था कि सुपर मैजिशियन होने के बावजूद अगर उसे किसी शक्तिशाली गुट का समर्थन नहीं मिलता तो एक नीच जीवन जी सकता था। फिर भी उसने कभी नहीं सोचा कि वह एक एडवांस मैजिशियन से इतनी बुरी तरह हार जाएगा। यह स्पष्ट रूप से वह परिणाम थे नहीं थे जिसका सुपर मैजिशियन को उम्मीद थी। आदर्श, आदर्श, मैं तुमसे विनती करती हूँ। जोई अचानक पास में आ गई। जब उसने देखा कि आदर्श का स्वभाव कितना अलग था तो उसने और करीब आने की हिम्मत नहीं की। आदर्श ने अपनी नजर उठाई और ठंडी आंखों से उसकी ओर देखा। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, प्लीज उनकी जान बख्श दो, जोई ने विनती की। जोई कभी भी आदर्श से लड़ना नहीं चाहती थी। यात्रा के दौरान उसे उसके बारे में बेहद अच्छी धारणा थी, लेकिन जब उसने उस भयानक ताकत को देखा जो एक सुपर मैजिशियन को कुचलने में सक्षम थी और उसका क्रोधित रूप, तो उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसने केवल अपना कोमल पक्ष ही उनके सामने प्रदर्शित किया था। आपके पास कोई चॉइस नहीं थी। आदर्श हंसने लगा। वह हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे। वह एक प्रभावशाली और नेक आदमी है। कृपया याद रखिए कि वो केवल हमारी सुरक्षा के बारे में चिंतित है, जोई ने कांपती आवाज में कहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसका उद्देश्य केवल यह निर्धारित करना था कि ग्रेजुएट कर सकते हैं या नहीं। फिर भी किसी तरह यह स्थिति आ गई। जोई, आदर्श ने उस लड़की की ओर देखा जो उससे भीख मांग रही थी और कहा, तुमने मुझे गलत समझा है। मैं वास्तव में वैसा इंसान नहीं हूं जैसा तुम समझती हो। मैं कभी भी किसी ऐसे इंसान पर दया नहीं दिखाऊंगा जो मेरी इच्छा के विरुद्ध जाता है और मुझे मरवाना चाहता है, चाहे तुम कोई भी हो या तुम्हारे पास कोई भी कारण हो। जोई उसकी बातें सुनकर दंग रह गई। आदर्श ने अपना पैर उठाया और पूरी ताकत से वाणी के झुलसे हुए शरीर पर रौंद दिया। रौंदने से आपदा अग्नि की एक अंगूठी भी निकली। आदर्श के पैर के नीचे वाणी एक पल में जलकर राख हो गया। आदर्श की आंखों में दया का जरा सा भी भाव नहीं था। जब उसने जोई को फिर से देखने के लिए अपनी नजर उठाई तो वह जमीन पर गिर गई और मानसिक रूप से टूटने वाली थी। वह तुरंत फूट फूट कर रोने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके मेंटर को आदर्श धूल में मिला देगा। ना ही उसने उम्मीद की थी कि आदर्श उसे इतनी बेरुखी से ठुकरा देगा। वह इंसान जो एक समन बीस्ट को सर्प डिमनो से बचाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए तैयार था और एक अजनबी लड़की के लिए सेना के खिलाफ जाने के लिए इतना साहसी था, उसने वाणी की विनती के बावजूद उसकी जान क्यों नहीं बख्शी? डोइजर डर चुकी थी। आदर्श एक इज्जतदार और एक नेक आदमी से एक पल में खूनी शैतान बन गया। वह वास्तव में एक भयानक आदमी था। तुम्हें चले जाना चाहिए, यह देखते हुए कि हम बेहद अच्छी तरह से साथ रहते थे, और तथ्य यह है कि तुमने कभी भी सीमा पार नहीं की। आदर्श जोई के पास चला गया। वो अब उसके साथ परेशान नहीं हो सकता था। आदर्श ने उसी क्षण जोई को अपना दुश्मन मान लिया था जब उसने हेडी पर अटैक किया। आदर्श जब भी अपने दुश्मनों का सामना करता तो वह पूरी तरह से शैतान बन जाता। आदर्श ने जोई की तरफ नहीं देखा। वह उस लंबे खड्ड को पकड़कर किले की ओर बढ़ गया जिसे उसने जमीन में जलाकर खोला था। मेंटर वाणी की मौत के बाद बाकी लोगों ने लड़ने की हिम्मत नहीं की। जोई की तरह ही रिएक्शन दिया। उन्होंने फिर से कोई मैजिक करने की हिम्मत नहीं की और अनिश्चित कि क्या पागल उनकी जान भी लेने वाला था। गंगमा, अभी यहां से निकल जाओ, मैं तुम्हारी जान लेने आया हूं, आदर्श किले के सामने से चिल्लाया। कैप्टन अनरजीत अभी भी किले के ऊपर था जहां से उसने पूरी लड़ाई देखी। उसने योजना बनाई कि वह पहले वाणी को दुश्मन को थका देगा, जबकि वह उन्हें नीचे गिराने के लिए सही मौके का वेट कर रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि पागल बच्चे ने वाणी को तुरंत मार डाला। वाणी एक सुपर मैजिशियन था, अनरजीत उससे ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। अनरजीत को आदर्श से वाणी के साथ ना लड़ने के अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। आदर्श चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह एक साथ दो सुपर मैजिशियनों का सामना नहीं कर सकता। अब उसे आदर्श का सामना अकेले ही करना था। उसे यह भी आश्चर्य हुआ कि कहीं आदर्श उसे भी ना मार दे। अरे, इस जगह पर कोई भी भरोसेमंद क्यों नहीं है? गंगमा ने कहा।
रेतीली सफेद वर्दी में आदमी ने बेहद देर बाद अपने विचार समेटे। उसने इतना भयानक फायर मैजिशियन कभी नहीं देखा था। एक एडवांस मैजिशियन एक सुपर मैजिशियन को मार रहा था, यह स्पष्ट रूप से असंभव था। वहां कोई नहीं बचा है। उन्होंने पहले भी सभी को फ्रंट लाइन में भेज दिया है, यहां तक कि जो लोग स्टैंड बॉय पर है वे भी युद्ध के मैदान के नजदीक बेसबस चले गए। जहां तक यहाँ बचे हुए लोगों की बात है, मुझे डर है कि अगर वे उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो वे मर जाएंगे। वर्दी पहने एक सैनिक ने कहा। बेस पूरी तरह से खाली नहीं था, लेकिन क्या पीछे रह गए लोग सचमुच उस आदमी को रोक पाएंगे? सहायक केवल एक एडवांस मैजिशियन था। उसने मान लिया था कि उसके जैसा कोई इंसान आदर्श के खिलाफ एक भी राउंड नहीं टिक पाएगा। आदर्श अपनी लाइटनिंग और उसके 12 गुना क्षति वाले पूरी तरह से स्वस्थ कमांडर के प्राणी को मारने में सक्षम था। उसे अपने 3 सोल ग्रेड फ्लेम्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। इस बीच एडवांस मैजिशियनों का एक दल मुश्किल से कमांडर लेवल के प्राणी का सामना कर सकता था। इसलिए एडवांस लेवल पर ही एक ही एलिमेंट वाला मैजिशियन आदर्श के लिए कुछ भी नहीं था। सहयोगी उनकी ताकत में अंतर के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। अगर वे बेस पर मौजूद सभी लोगों को बुला भी ले तो भी उनके पास उसे रोकने का कोई मौका नहीं होगा। क्या वे इसके बजाय खुद को ही मार नहीं डालेंगे? इसके अलावा जो लोग पीछे रह गए थे उनमें से ज्यादातर ने उनसे कोई ऑर्डर नहीं लिया। वे लोग अंधे भी नहीं थे। अगर किसी को थोड़ी सी भी समझ होती तो वह उस चौंकाने वाली दरार को देखने के बाद वहां जाने की जहमत नहीं उठाते जिसने आधार को लगभग 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। अनर्जीत, अनर्जीत, उसे बिजी रखो, मैं बैकअप मांगने के लिए फ्रंट लाइन पर जाऊंगा। गंगमा घबरा गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि मुख्यालय लौटने के बाद उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी और डरावना आदमी वास्तव में जबरदस्ती घुस आया था। वे अब मिस्र की सेना के मुख्यालयों में थे। वह कितना निर्दयी था। अनर्जीत ने जवाब दिया, फ्रंट लाइन पर स्थिति बेहद खराब है। वे हमारे निजी मामलों में हमारी मदद क्यों करेंगे? बेशक मैं उन्हें सच नहीं बताऊंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि शैतान नगरी ने मुख्यालयों पर अटैक किया है और उनसे कहूंगा कि उसे मारने के लिए कोई शक्तिशाली व्यक्ति भेजे। गंगवा ने कहा, लेकिन वे शैतान नगरी से नहीं है। गंगवा चिल्लाया, जब वे मर जाएंगे तो बोल नहीं पाएंगे। इसके अलावा वे इसमें मौजूद अन्य लोगों ने भी उसे जगह को नष्ट करते और लोगों को मारते देखा है। ठीक है, अनर्जीत ने सिर हिलाया। ऐसी परिस्थितियों में उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी। वे अपने कमांडर से डांट खाना पसंद करेंगे बजाय इसके कि हालात कंट्रोल से बाहर हो जाए। उनके पास वाकई बेस पर कोई भी इतना काबिल इंसान नहीं था। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, मैंने तुम्हारे लिए जो कब्र बनाई है। भूमिगत जेल में सुअर के वध जैसी भयानक चीखें आ रही थी। एक बार और मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा। बस कुछ फ्रैक्चर है, क्या तुम्हें इतना जोर से रोना चाहिए? कुणाल ने चिल्लाते हुए कहा। क्या तुम्हें पता है कि जब तुम्हारे जोड़ टूटते हैं तो कितना दर्द होता है? आहन ने चिल्लाकर कहा। क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं पहले से ही उनका इलाज कर रहा हूं? कुणाल ने जवाब दिया। तुम मुझ पर क्या थोप रहे हो? भगवान, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे पैर में फूल लगा रहे हो? आहन चिल्लाया। आहन के सारे जोड़ टूट चुके थे। सौभाग्य से कुणाल टाइम पर आ गया, नहीं तो वे उसकी और हड्डियां तोड़ देते। दर्द आहन इसे फिर से अनुभव नहीं करना चाहता था, खासकर तब जब टूटी हुई हड्डी कांच के टुकड़ों की तरह उसकी नसों में चली गई। कौन सा फूल? यह हड्डियों को फिर से जोड़ने वाली लकड़ी है। इसकी जड़ें आपके जोड़ों में बढ़ेंगी और टूटे हुए टुकड़ों को पिघला देंगी। इसकी जड़ें फिर आपकी हड्डियों से जुड़ जाएंगी और धीरे धीरे टूटी हुई हड्डियों को बदल देंगी। यह एक ऐसी तरकीब है जो केवल कुछ अनुभवी प्लांट मैजिशियन ही जानते हैं। कुणाल ने उपहास किया। कुणाल का थर्ड एलिमेंट प्लांट एलिमेंट था। हालांकि प्लांट एलिमेंट के मामले में वह अभी भी नौसिखिया था, लेकिन उसे इसमें बेहद दिलचस्पी थी। इस तरकीब ने एक बार जंगल में रहते हुए उसकी जान बचाई, इसलिए वह इससे बेहद परिचित था। हालांकि यह अभी भी बेहद दर्दनाक था। जड़ें व्यक्ति के मांस में विकसित होंगी और उसकी हड्डियों से जुड़ेगी। यह हीलिंग निश्चित रूप से हीलर की सुखदायक रोशनी में नहाने से कहीं ज्यादा दर्दनाक था, फिर भी यह सामान्य हीलिंग स्पिलों से कहीं ज्यादा प्रभावी। बाहर में जाओ, क्या तुम मुझे एक अपंग में से एक मानव सब्जी बदल रहे हो? आहन चिल्लाया। खड़े हो जाओ, कुणाल ने उसे ठंडे स्वर में कहा। जब मेरे पैर टूट गए हैं तो तुम मुझसे कैसे खड़े होने की उम्मीद करते हो? आहन ने खड़े होने की कोशिश की और महसूस किया कि वह दर्द के बावजूद अपने पैरों को फिर से महसूस कर सकता है। उसने चलने और कूदने की कोशिश की। भयंकर दर्द सहने के बाद उसके पैर ठीक हो गए थे। ओह माय गॉड, वह चीज वाकई हड्डियों को ठीक कर सकती है।
कुणाल, मुझे नहीं पता था कि आप कामोदीपक के अलावा अन्य चीजें भी मिला सकते हो। बहुत बढ़िया, हन ने कहा। बात करते रहो और मुझे तुम्हारी सारी हड्डियां फिर से तोड़ने में कोई आपत्ति नहीं होगी, कुणाल ने फुसफुसाते हुए कहा। मत करो, मैं तो बस मजाक कर रहा हूं, तुमने मेरी जान बचाई है, अब से हम भाई हैं, आहन ने घोषणा की। बस, अब यह बात बहुत हो गई। लड़की कहाँ है? क्या तुमने उसे देखा? कुणाल ने पूछा। मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि युवा मेडुसा को फ्रंट लाइन में लेके अनरजीत और गंगमा दोनों मिस्र की सेना के कमांडर के अधीनस्थ है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज रात युद्ध का प्रभारी व्यक्ति उनका सीनियर होना चाहिए, आहन ने कहा। अनरजीत और गंगमा दोनों ने मान लिया था कि आहन एक चलता फिरता मरा हुआ व्यक्ति है, इसलिए उन्होंने बातचीत करते समय कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी की इंफॉर्मेशन उसके सामने कह दी। आन उनकी बातचीत से कुछ उपयोगी जानकारी निकालने में सक्षम था। उसे नहीं पता था कि वो सीनियर व्यक्ति कौन था, लेकिन वह बेहद परेशान था क्योंकि मिस्र की सेना का एक बड़ा जनरल इसमें शामिल था। वे स्पष्ट रूप से ऐसे व्यक्ति के साथ खिलवाड़ करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। चलो पहले यहाँ से निकल जाए, आदर्श और हेडी अभी भी टिके हुए हैं, कुणाल ने उससे कहा। आपकी बोन रेब्लेडिंग वुड बेहद प्रभावशाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ, आहन ने तुरंत सहमति जताई। दोनों आसानी से किले से बाहर आ गए क्योंकि आसपास कोई गार्ड नहीं था। बाहर बेहद तेज धमाके हो रहे थे। आहन तब शॉक रह गया जब उसने आदर्श को अनरजीत का पीछा करते देखा। उसने अविश्वास में पूछा, आप इसे खड़े रहना कहते हैं? कुणाल भी यह देखकर शॉक रह गया। आदर्श कितना पागल था जो एक सुपर मैजिशियन के पीछे भाग रहा था। क्या वह उस आदमी के लिए कुछ सम्मान नहीं छोड़ सकता था? चलो पहले हेडी के साथ फिर से इकट्ठा होते हैं, कुणाल ने धीरे से कहा। आदर्श उनसे कुछ दूरी पर था। मुकाबला साफ तौर पर उनके लेवल से परे था। ऐसा नहीं था कि वे उसे कोई हेल्प नहीं दे सकते थे। आहन ने तुरंत फैरो को देखा जब वे हेडी की ओर पड़े। जब उसने उस आदमी को देखा तो वह गुस्सा हो गया। लानत है, अगर मैं आज उसे नहीं मारूंगा तो मैं आदमी नहीं रहूंगा, आहन चिल्लाया। वह पागल सांड की तरह फैरो की ओर दौड़ा। आहन, भूल जाओ, उन्हें जाने दो, हेडी ने आहन का रिएक्शन देखने के बाद कहा। उनके मेंटर मानी पहले ही मर चुके थे। बाकी लोग अभी भी अपने हाल पर ही रह गए। उनका दुश्मन कभी यूरोपीय इंस्टीट्यूट नहीं था बल्कि सेना के लोग थे। रहने भी दो, आहन तेजी से आगे बढ़ा। वो कैसे भूल सकता था कि उस गधे फैरो ने उसके साथ क्या किया। यदि फैरो चुप रहता तो उन्हें कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता। इसके अलावा अगर कुणाल समय पर नहीं आता तो वे लोग उसे कोठरी में पीट पीट कर मार भी सकते थे। गंगमा उसे यातना देने के बाद मार डालने ही वाला था। फैरो को पता था कि उसके शब्दों के कारण आहन की हत्या हो जाएगी, फिर भी उसने राज उजागर करने पर जोर दिया। क्या वह सचमुच इसे भूल सकता है? तुम क्या चाहते हो? हमारे टीचर पहले ही मर चुके हैं, तुम और क्या चाहते हो? सोफिया ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा जब उसने आहन को अपनी ओर दौड़ते देखा। एक तरफ हटो, फैरो को आज मरना ही है। तुम मुझे रोकने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन मुझे डर है कि तुम भी एक दुखद मौत मरोगी, आहन ने गुर्राहट के साथ कहा। फैरो ने खोखली हंसी निकाली जब उसने आहन को अपनी ओर दौड़ते देखा। तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मेरा सामना कर सकते हो? मौत का द्वंद्व युद्ध मैदान। आहन फैरो से ठीक पहले पहुंचा और उन्होंने तुरंत वही परिधि स्थापित की जिसका उपयोग उन्होंने शैतान नगरी के वायलेट घोष से लड़ते टाइम किया था। यदि आहन, जिसने अपने जीवन को इतना मूल्यवान समझा, इतनी दूर जाने को तैयार था तो इसका मतलब था कि वह सचमुच पागल था। मजबूत चट्टानें उभर आई और क्षेत्र को घेर लिया, जिससे द्वंद्व युद्ध का मैदान बन गया। यहां तक कि सोफिया, जो आहन को रोकने की कोशिश कर रही थी, को भी बाहर जाने पर मजबूर होना पड़ा। तुम्हें मारना पानी पीने जितना आसान है, तुम कूड़े के टुकड़े। आहन द्वंद्व युद्ध के मैदान में खड़ा था। उसने पहले से ही भारी पत्थर के कवच का सूट पहना हुआ था। काश तुम मर जाते। चूंकि गगमा ने तुम्हें नहीं मारा इसलिए मैं खुद ही मार डालूंगा। फैरो पूरी तरह से पागल हो चुका था। वह चिल्लाया और आहन पर भी अटैक कर दिया। आहन की कल्टीवेशन कमजोर नहीं थी, लेकिन उसके ज्यादातर स्पेल डिफेंस उद्देश्यों के लिए थे। लड़ने का उसका तरीका आमतौर पर दुश्मन को पहले हमला करने देना था। जब दुश्मन थक जाता और उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती तो वह दुश्मन को हराने के लिए अपनी सीमित अटैकों का यूज करता। चूंकि उसने पहले ही द्वंद्व युद्ध मैदान तैयार कर लिया था, इसलिए उसके पास पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। वह फैरो की सारी हड्डियां तोड़कर उसे तड़प तड़प कर मरने देने वाला था। यह तो कब्र है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है,
आहान ने अपना हाथ उठाया, एक धधकती सफेद चमक वाला डेथ स्ट्राइक मैजिक इक्विपमेंट उसके हाथ में आ गया। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।